नमस्कार। आज हम भारत की जमीन की कहानी में उतर रहे हैं। मतलब कैसे बनी ये धरती जिस पर हम रहते हैं, कहाँ से आई ये पहाड़, ये मैदान, ये पठार। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारे पास GE102.PDF दस्तावेज का यूनिट 2 है, जो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना और भू आकृतियों पर केंद्रित है। और हम इसी के आधार पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये समझना बड़ा फैसिनेटिंग है कि अरबों सालों में हमारी जमीन कैसे बदली है। सोचिए, जमीन के नीचे की चट्टानें एक किताब की तरह हैं, जिनमें अलग अलग युगों की कहानियां दर्ज हैं। आज हम उन्हीं कहानियों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इन प्रक्रियाओं ने हिमालय जैसे नए नवेले पहाड़ और दक्षिण के वो बेहद पुराने पठार, हाँ साथ ही विशाल मैदान, तटीय इलाके और द्वीपों को शक्ल दी। हाँ, ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना। एक ही देश में दुनिया के सबसे जवान पर्वत श्रृंखला भी है बिल्कुल। और धरती के सबसे पुराने भूखंडों में से एक भी। तो चलिए भारत की इस भूवैज्ञानिक यात्रा को शुरू करते हैं। देखते हैं जमीन की कहानी के अहम पड़ाव कौन से रहे हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं भारत के भूगर्भिक इतिहास की परतों को खोलने से। इस दस्तावेज में भारत की चट्टानों को समझने के लिए उन्हें मोटे तौर पर 4 बड़े समूहों में बांटा गया है ना। ये वर्गीकरण कैसे किया गया है? हाँ, ये वर्गीकरण मूलतः समय के आधार पर है, यानी कौन सी चट्टानें कब बनी। इन्हें आप भारत की जमीन की कहानी के 4 बड़े अध्याय समझ सकती हैं। अच्छा, 4 अध्याय। हाँ। ओके। सबसे पुराना अध्याय है प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन समूह, फिर आता है पुराण समूह, उसके बाद द्रविडियन समूह और सबसे नया है आर्यन समूह। हर अध्याय की अपनी खासियतें हैं, अपनी कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पुराना अध्याय आर्कियन समूह, हाँ, इनके बारे में क्या खास है? ये पृथ्वी की बिल्कुल शुरुआती चट्टानें हैं, अरबों साल पुरानी। हाँ, इतनी पुरानी के तब जीवन का कोई खास विकास नहीं हुआ था, इसलिए इनमें जीवाश्म मतलब फॉसिल्स नहीं मिलते। अच्छा, कोई जीवाश्म नहीं। नहीं। नाइस, ग्रेनाइट, शिस्ट जैसी ये बहुत ही कठोर रवेदार मतलब क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं और असल में हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नींव यही बनाती हैं। नींव तो कहाँ-कहाँ मिलती हैं ये? ये आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, इन सब जगहों पर ये प्राचीन चट्टानें मिलेंगी। और आर्कियन के बाद लेकिन उसी प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ चट्टानें भी बनी। इनका नाम सुना है? कहते हैं ये खनिजों से भरपूर है। बिल्कुल सही कहा। इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले पर पड़ा, जहां इन्हें पहली बार पहचाना गया। और हाँ, आर्थिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा। भारत में लोहा, मैंगनीज, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता ये सब मुख्य रूप से इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं। हाँ। अरावली जैसी पुरानी पर्वत श्रृंखला का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं से बना है। तो एक तरह से ये भारत के खनिज भंडार की तिजोरी हैं। वाह, तो आर्कियन नींव है और धारवाड़ उस पर बनी खजाने वाली परत। इसके बाद का अध्याय है पुराण समूह। हाँ। इसमें क्या है? हाँ, पुराण समूह में 2 मुख्य प्रणालियां आती हैं, कुडप्पा और विंध्यन। कुडप्पा का नाम आंध्र प्रदेश के जिले पर है। इनमें भी लोहा, मैंगनीज, एस्बेस्टस, कुछ कीमती पत्थर और खासकर चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर? जो सीमेंट में काम आता है। हाँ बिल्कुल, जो सीमेंट उद्योग के लिए जरूरी है। और विंध्यन, इनका नाम तो वो विंध्याचल पहाड़ों से जुड़ा लगता है। हाँ, सही पकड़ा। और ये खास तौर पर अपनी भवन निर्माण सामग्री के लिए जानी जाती हैं। भवन निर्माण सामग्री जैसे वो जो शानदार लाल बलुआ पत्थर है ना, रेड सैंडस्टोन। हाँ, वो इन्हीं विंध्यन चट्टानों से निकला है। अरे वाह, लाल किला इसी पत्थर से बना है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि पन्ना के हीरे और गोलकुंडा के जो पुराने मशहूर हीरे थे, हाँ, वो भी इन्हीं चट्टानों की परतों के बीच पाए गए हैं। क्या बात है। अच्छा, अगला समूह है द्रविडियन। हाँ, इनमें क्या अलग है? द्रविडियन समूह की चट्टानें थोड़ी बाद की हैं, कैम्ब्रियन से मध्य कार्बोनिफेरस काल की। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनमें मिलने वाले समुद्री जीवाश्म, मरीन फॉसिल्स। इसका मतलब ये है कि उस जमाने में आज के भारत का ये हिस्सा समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। ये इसका पक्का सबूत है। और यहीं से कोयला बनने की कहानी की आप कह सकते हैं हल्की सी शुरुआत भी दिखती है। अच्छा। हालांकि भारत का मुख्य कोयला भंडार बाद के काल का है। यहाँ से कहानी और रोचक होती जा रही है। अब आता है सबसे नया अध्याय, आर्यन समूह। इसमें तो कई चीजें आती हैं, जैसे गोंडवाला चट्टानें
ये नाम बहुत सुना है। हाँ, और गोंडवाना प्रणाली भारत के लिए ऊर्जा के नजरिए से सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, भारत का लगभग 98% कोयला, 98%? हाँ, 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। ये चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल के बीच बनी। 98%, ये तो जबरदस्त है। ये कोयला बना कैसे इन चट्टानों में, मतलब प्रक्रिया क्या थी? देखिए, उस दौर में यहाँ की जलवायु गर्म और नम थी, जिससे बहुत घने जंगल और दलदली इलाके पनपे। अच्छा, गरम और नम। हाँ, समय के साथ नदियों की घाटियों में ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां दबती चली गईं। ऊपर से और मिट्टी पत्थर जमा होते गए, और लाखों सालों के दबाव और गर्मी से ये लकड़ी कोयले में तब्दील हो गई। लाखों साल? जी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, ये सारे प्रमुख कोयला क्षेत्र इन्हीं गोंडवाना चट्टानों की देन है। करोड़ों साल पहले के जंगलों का कर्ज है हमारी आज की ज्यादातर ऊर्जा। गजब, प्रकृति का लाखों साल का निवेश। अच्छा, आर्यन समूह में गोंडवाना के बाद डेक्कन ट्रैप का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? ट्रैप का मतलब जाल तो नहीं? नहीं, जाल नहीं। डेक्कन ट्रैप असल में मेसोजोइक काल के बिल्कुल अंत में, यानी क्रिटेशियस काल में हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों का नतीजा है। ज्वालामुखी विस्फोट? हाँ, पर यह किसी एक ज्वालामुखी के फटने से नहीं बना। जमीन में लंबी लंबी दरारें, जिन्हें फिशर्स कहते हैं, वो पड़ गईं। अच्छा, दरारें हैं? और उनसे पतला बहने वाला बेसाल्ट लावा निकलकर दूर दूर तक फैल गया। यानी लावा की नदियां बह निकली? हाँ, कुछ वैसा ही, बिल्कुल। इस लावे ने पश्चिमी और मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को परत दर परत ढक लिया, और ये परतें अक्सर सीढ़ी नुमा दिखती हैं। सीढ़ी जैसी? हाँ, इसीलिए इसे ट्रैप कहा जाता है। ये स्वीडिश भाषा के ट्रापा शब्द से आया है, जिसका मतलब सीढ़ी होता है। ओह, इसलिए ट्रैप। जी, और इन कठोर बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, मतलब वेदरिंग से, जो मिट्टी बनी वही है हमारी मशहूर काली मिट्टी या रिगोर। काली मिट्टी? कपास वाली। हाँ, वही जो कपास की खेती के लिए इतनी बढ़िया मानी जाती है। इसी में बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का अयस्क वो भी मिलता है। अच्छा, तो काली मिट्टी का राज डेक्कन ट्रैप में छिपा है। जी। इसके बाद आर्यन समूह में टर्शरी यानी तृतीयक काल आता है। सुना है ये भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला रहा। निश्चित रूप से यही वो युग था, आज से करीब 6 करोड़ से 70 लाख साल पहले, जब वो घटना घटी जिसने भारत को उसका सबसे जाना पहचाना लैंडमार्क दिया, हिमालय। हिमालय? हाँ, वो इसी काल में बना? हाँ, हुआ ये कि भारतीय जमीनी प्लेट लगातार उत्तर की ओर खिसक रही थी और आखिर में आकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। तो ये टक्कर कैसी थी, जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए मोटे तौर पे। जब दो प्लेटें टकराईं तो उनके बीच का जो मलबा था, जो समुद्र थाटे थे सागर, उसका तलछट दबाव से मुड़ने लगा, ऊपर उठने लगा। जैसे टक्कर में गाड़ी का बोनेट मुड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसी जबरदस्त मोड़ और उभार से हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। और ये प्रक्रिया भी रुकी नहीं है। रुकी नहीं है मतलब हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। इसीलिए ये भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है और यहाँ भूकंप आते रहते हैं। अच्छा। और हाँ, इसी टर्शरी काल की चट्टानों में हमें महत्वपूर्ण खनिज तेल, मतलब पेट्रोलियम और लिग्नाइट कोयले के भंडार भी मिलते हैं, जैसे असम, गुजरात और राजस्थान में। अद्भुत। यानी हिमालय अभी बच्चा ही है भूवैज्ञानिक नजरिए से। और इस कहानी का सबसे ताजा पन्ना है क्वाटरनरी काल। बिल्कुल, ये करीब 10 लाख साल पहले शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। इसे भी दो हिस्सों में बांटते हैं, प्लिस्टोसीन युग, जिसे आम भाषा में हिमयुग या आइस एज कहते हैं। हिमयुग? हाँ, और होलोसीन युग यानी हमारा आज का वर्तमान युग। प्लिस्टोसीन में दुनिया भर में तापमान गिरा, बर्फ की मोटी चादरें फैली और सिकुड़ें। भारत में हिमालय पर ग्लेशियर बढ़े। तो इसका असर मैदानी इलाकों पर कैसे पड़ा? देखिए, हिमयुग में जब ग्लेशियर पिघलते थे तो नदियां अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, मतलब रेत, सिल्ट, मिट्टी बहाकर लाती थीं। हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच जो विशाल गड्ढा या खाई थी, वो इन्हीं नदियों द्वारा लाए गए मलबे से धीरे धीरे भरने लगी। इसी प्रक्रिया से उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ मैदान बने। अच्छा, तो मैदान ऐसे बने? हाँ,
आज हम जो जलोढ़ मिट्टी अलूवियम के मैदान देखते हैं वो मुख्य रूप से इसी क्वाटरनरी काल की देन है। कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेप भी जो केसर की खेती के लिए मशहूर हैं, वो भी इसी युग के हैं। तो ये तो हो गई चट्टानों और उनके बनने की कहानी, अरबों साल का सफर। अब ये समझते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर भारत के नक्शे को, यहाँ की जमीन को कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा है। यानी भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? हाँ, ये सारी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं मिलकर भारत को मुख्य रूप से 5 बड़े भौतिक प्रदेशों या फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटती हैं। 5 प्रदेश? जी। कौन कौन से? पहला, उत्तर का महान हिमालय पर्वत। दूसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटीय मैदान। और पांचवा, द्वीप समूह। ठीक है। हर प्रदेश की अपनी अनोखी शक्ल है, अपनी कहानी है, जो इन्हीं चट्टानों और प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं उत्तर के पहरी हिमालय से। ये तो सिर्फ एक पहाड़ नहीं, पहाड़ों की पूरी फौज लगती है। सही कहा, ये कई समानांतर श्रृंखलाओं का जाल है। सबसे उत्तर में तिब्बत से सटा हुआ है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय? हाँ, इसमें काराकोरम, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यहीं है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं। फिर आती हैं मुख्य महान हिमालय या हिमाद्री श्रृंखला, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां। एवरेस्ट, कंचनजंगा? हाँ, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत सब यहीं हैं। इसके दक्षिण में है मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी, जहां पीर पंजाल, धौलाधर जैसी श्रृंखलाएं और शिमला, मसूरी जैसे हिल स्टेशंस और कश्मीर जैसी खूबसूरत घाटियां हैं। और सबसे बाहर दक्षिण में है शिवालिक पहाड़ियां, जो सबसे कम ऊंची और सबसे नई हैं। यहाँ दून घाटियां मिलती हैं, जैसे देहरादून। अच्छा, देहरादून शिवालिक में है? हाँ, और पूर्वोत्तर में यही पहाड़ियां मुड़कर पूर्वांचल बनाती हैं, नागा, मिजो, पटकाई पहाड़ियां। और जैसा आपने बताया, ये सब टर्शियरी काल में प्लेटों की टक्कर से बने, यानी ये भूवैज्ञानिक रूप से युवा और सक्रिय हैं। बिल्कुल, ये वलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन्स, लगातार बन रहे हैं, बदल रहे हैं। इनकी ऊंचाई, इनकी बनावट, यहाँ आने वाले भूकंप सब इस युवावस्था का प्रमाण है। और हाँ, इन ऊंची दीवारों के बीच बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, नाथुला जैसे दर्रे हैं, पैसेजेस हैं, जो सदियों से आवाजाही के रास्ते रहे हैं। हिमालय से नीचे उतरे तो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये कैसे बना, ये तो हमने क्वाटरनरी काल में देखा। इसकी और क्या खासियतें हैं? ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में से एक है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी अनगिनत सहायक नदियों ने मिलकर इसे बनाया है। और मिट्टी के हिसाब से भी अलग अलग हिस्से हैं इसके? हाँ बिल्कुल, मिट्टी और बनावट के आधार पर इसके भी कई हिस्से हैं। पहाड़ों के ठीक नीचे जहां नदियां पत्थर कंकड़ जमा करती हैं, वो है भाबर। भाबर, कंकड़ वाला? हाँ, उसके दक्षिण में जहां नदियां फिर सतह पर आकर दलदली इलाका बनाती हैं, वो है तराई। तराई, दलदली। सही। नदी से दूर का पुराना जलोढ़ मैदान बांगर कहलाता है, और नदी के पास का निचला इलाका जहां हर साल बाढ़ नई मिट्टी बिछाती है, वो खादर है। अच्छा, ये बांगर और खादर नाम सुने हैं। खादर ज्यादा उपजाऊ होती होगी, है ना, क्योंकि नई मिट्टी आती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर साल बाढ़ से मिट्टी नई हो जाती है। इसीलिए ये मैदान इतने उपजाऊ हैं कि इन्हें भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ दुनिया की सबसे घनी आबादियों में से एक बस्ती है। और वो रे और भूल क्या है? कहीं कहीं, खासकर जहाँ सिंचाई ज्यादा होती है, जमीन पर नमक की सफेद परत जम जाती है, उसे रे कहते हैं। और कहीं कहीं हवा से उड़े रेत के छोटे टीले बन जाते हैं, पश्चिमी हिस्सों में उन्हें भूड़ कहा जाता है। समझ गया। अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये तो गोंडवाना लैंड का दिल जैसा है। बिल्कुल, ये पृथ्वी के सबसे पुराने और स्थिर भूखंडों में से एक है। आर्कियन, धारवाड़ जैसी प्राचीन कठोर चट्टानों से बना एक मेज जैसा उठा हुआ भूभाग। मेज जैसा? हम इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं। उत्तर में है केंद्रीय उच्चभूमि, सेंट्रल हाईलैंड। केंद्रीय उच्चभूमि, इसमें क्या क्या आता है? इसमें पश्चिम से पूरब चलें तो अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक। फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज, जिसमें महादेव, मैकाल पहाड़ियां आती हैं। अच्छा। और यहाँ एक खास बात है,
नर्मदा और तापी नदियां ये अनोखे ढंग से भ्रंश घाटियों मतलब रिफ्ट वैलीज में पश्चिम की ओर बहती हैं। ओ, भ्रंश घाटियों में। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो। ये त्रिभुज जैसा है और जिसके पश्चिम में दीवार की तरह खड़े हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पश्चिमी घाट, ये तो काफी ऊंचे हैं। हाँ, काफी ऊंचे और लगातार है। इन्हें पार करने के लिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जैसे दर्रों का इस्तेमाल होता है। पूरब की तरफ है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट? हाँ, वो उतने ऊंचे नहीं हैं और नदियों ने उन्हें जगह जगह काट दिया है, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस हैं, मतलब लगातार नहीं है, कटे फटे हैं। सही। दोनों घाट दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। अच्छा। और ये पूरा पठारी इलाका खनिजों से भरपूर है। हाँ। खासकर लौ अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट वगैरह। पठार के दोनों तरफ समुद्र भी तो है, वहां कैसे मैदान है? हाँ, पठार और समुद्र के बीच संकरे मैदानी इलाके हैं, यानी तटीय मैदान कहते हैं। हाँ। पश्चिमी तट का मैदान संकरा है। पश्चिमी तट? हाँ, इसमें गुजरात का कच्छ और काठियावाड़, फिर कोंकण तट, महाराष्ट्र, गोवा और मालाबार तट, कर्नाटक, केरल आते हैं। मालाबार तट अपनी लैगून झीलों के लिए मशहूर है, जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल, अच्छा। और पूर्वी तट? पूर्वी तट का मैदान ज्यादा चौड़ा है। इसमें उत्तर से दक्षिण चलें तो उत्कल तट, ओडिशा, आंध्र तट और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शामिल है। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां अपने विशाल डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा? हाँ, कावेरी डेल्टा तो दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है, इतना उपजाऊ है। इन दोनों तटों में कोई भूवैज्ञानिक अंतर भी है? मतलब बनने में कोई फर्क? हाँ, माना जाता है कि पश्चिमी तट का कुछ हिस्सा समुद्र में डूबा है, सबमर्जेंस हुआ है, और कुछ उभरा है, इमर्जेंस हुआ है। अच्छा। इसकी वजह से वहाँ अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह बने हैं, जैसे मुंबई, मारमागांव। अच्छा, इसलिए वहाँ अच्छे बंदरगाह हैं। हाँ, जबकि पूर्वी तट मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव, डेपोजिशन से बना है, इसलिए यहाँ डेल्टा ज्यादा विकसित है और बंदरगाह कम प्राकृतिक है। पूर्वी तट पर चिल्का और पुलिकट जैसी बड़ी लगून झीलें भी हैं। समझ गया। और आखिर में आते हैं हमारे द्वीप समूह, इनके बारे में क्या जानकारी है? भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह है। एक तो अरब सागर में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप? हाँ, ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये मुख्य रूप से प्रवाल या मूंगे मतलब कोरल्स की चट्टानों से बने हैं। कोरल द्वीप? जी। और दूसरा बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये ज्यादा बड़े हैं। और माना जाता है कि ये समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला है ना, म्यांमार की अराकानियोमा, हाँ, उसी का विस्तार है, उसी के शिखर है जो पानी के ऊपर दिखते हैं। इनमें कुछ ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, जैसे बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। और अंडमान और निकोबार क्या एक ही समूह है? नहीं, इन्हें 10 डिग्री चैनल नाम की एक समुद्री पट्टी अलग करती है। अंडमान उत्तर में है, निकोबार दक्षिण में। 10 डिग्री चैनल? हाँ, और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। इन दोनों द्वीप समूहों की अपनी खास वनस्पति, जीव जंतु और जनजातीय संस्कृति है। तो ये है भारत की पूरी भूवैज्ञानिक तस्वीर। अरबों साल पुरानी चट्टानों से लेकर आज भी बन रहे पहाड़ों तक, विशाल मैदानों से लेकर तटीय किनारों और द्वीपों तक। इस सब का निचोड़ क्या है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत की ये भूवैज्ञानिक और भौतिक विविधता ही इसकी असली पहचान है। यही विविधता तय करती है कि कहाँ कैसी मिट्टी होगी, कहाँ कौन से खनिज मिलेंगे, कहाँ से नदियाँ निकलेंगी, कहाँ खेती अच्छी होगी, कहाँ उद्योग लगेंगे। हाँ, ये तो है। हिमालय से निकली नदियाँ मैदानों को सींचती हैं, पठार खनिजों का भंडार है, तट व्यापार के द्वार हैं। हमारी जलवायु, हमारी फसलें, हमारा खान पान, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति भी काफी हद तक इसी जमीन की बनावट से प्रभावित है। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी हम सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के इतिहास के साथ जी रहे हैं। बिल्कुल। और ये विविधता जहाँ हमारी ताकत है, वहीं कुछ चुनौतियां भी लाती है। चुनौतियां? जैसे हिमालय में भूकंप और भूस्खलन का खतरा, मैदानों में बाढ़ का आना, पठारों पर मिट्टी का कटना और पानी की कमी, तटीय इलाकों में तूफान, ये सब भी इसी भूवैज्ञानिक संरचना से जुड़े हैं। इसलिए अपनी जमीन के इस इतिहास और भूगोल को समझना सिर्फ एकेडमिक बात नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए जरूरी है। तो आज हमने भारत की जमीन के नीचे छिपी
अरबों साल की कहानी को समझने की कोशिश की। देखा कि कैसे अलग-अलग युगों की चट्टानें और भूगर्भीय हलचलों ने मिलकर भारत को ये अद्भुत विविधता दी है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी समृद्ध भूवैज्ञानिक विरासत और विविध भू आकृतियों को जानते हुए हम भविष्य में विकास की रफ्तार, संसाधनों के इस्तेमाल और अपने पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बेहतर, एक टिकाऊ संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये जरूरी सवाल है। और क्या आज की इस चर्चा में कोई खास चट्टान, कोई पहाड़, मैदान या द्वीप ऐसा था जिसने किसी की जिज्ञासा को खास तौर पे जगाया हो? उम्मीद है भारत की जमीन की ये कहानी दिलचस्प और जानकारी भरी लगी होगी। खोज जारी रखें।